नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हुई। ब्रिटेन में कोविड महामारी की निगरानी के मद्देनजर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा स्थगित की। और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकेथॉन 2021 आरंभ। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार जरूरी है। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इस दिशा में बड़ा कदम है। ये पाइपलाइन स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, जिसमें तेल की खोज, खनन तथा इसका विपणन और वितरण शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि इस गैस पाइपलाइन से केरल और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होगा। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी। ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में केवल 14 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे, जबकि इसके बाद के 6 वर्ष में ही 24 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात में प्रस्तावित दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा संयंत्र इस दिशा में बड़ा कदम है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 10 वर्ष में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर तटवर्ती क्षेत्रों के विकास की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत नीली अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव, तटवर्ती
अवसंरचनाओं को बेहतर बनाने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की योजना है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय की बेहतरी के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें उन्हें किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने तथा नए उद्यम लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई 20,000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे केरल और कर्नाटक के मछुआरों को सीधे फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि से मंगलुरु तक 3,000 करोड़ रुपए की गेल इंडिया की इस परियोजना से अनेक लोगों को रोजगार मिला। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस पाइपलाइन से देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचेगी। इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। सीएनजी केंद्रों की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 27 वर्षों में केवल 900 केंद्र ही उपलब्ध कराए गए, जबकि 2014 के बाद 6 वर्ष में 1,500 नए सीएनजी केंद्रों का निर्माण किया गया। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है, ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने के केवल 25 लाख कनेक्शन थे, लेकिन इसके बाद 6 वर्षों में 72 लाख कनेक्शन दिए गए। श्री मोदी ने कहा कि कोच्चि और मंगलुरु के बीच पाइपलाइन से 21 लाख नए पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन है। इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इस मार्ग पर न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जैसे 3 जंक्शन सहित 9 स्टेशन बनाए गए हैं। इस नए माल गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नालौर, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सोच
मात्रा और गुणवत्ता मानकों के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो गुणवत्ता युक्त हों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कौशल और प्रतिभा की भरमार है। स्टार्टअप्स की सफलता युवाओं की नई सोच और उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ऐसे सामानों की मांग है जो टिकाऊ होने के साथ किफायती भी हों। मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐसे ही उत्पाद बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे उत्पाद बनाएं जिनमें कोई खामी न हो और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि देश में बने ऐसे सामान अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर दुनिया के सुदूर हिस्सों के बाजारों तक पहुंच बनाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग में बदलाव के लिए पर्यावरण मंजूरी और अधिसूचना को सही पाया है। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग वैध था और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी की सिफारिशें सही थीं। न्यायालय ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विरासत संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। न्यायालय ने कई याचिकाओं की सुनवाई की जिनमें संसद और केंद्रीय सचिवालय भवनों के क्षेत्र में भूमि के उपयोग तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन को चुनौती दी गई थी। इससे पहले न्यायालय ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया, जो 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आवासन और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और निर्माण की अवधि के दौरान श्रेष्ठ मानकों का पालन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी बनने की ओर अग्रसर है और 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद की नई इमारत तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हुई। ब्रिटेन में कोविड महामारी की निगरानी के मद्देनजर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा स्थगित की और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉय कैथॉन 2021 आरंभ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक कोविड से 99,75,958 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कुल संक्रमित लोगों में से केवल 2.23% ही उपचाराधीन हैं। इस समय लगभग 2,31,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 16,375 लोग संक्रमित हुए। अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,03,56,000 को पार कर गई है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। कल 201 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,49,850 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,96,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में 17,65,00,000 से अधिक जांच हो चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि दैनिक कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। ये 23 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 3% से कम रही है।
नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 5 सप्ताह में रोजाना कोविड से स्वस्थ होने की दर औसत दैनिक संक्रमण से अधिक है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 2.5 लाख से कम रह गई है और इसमें गिरावट आ रही है। श्री भूषण ने कहा कि लगातार 11 दिन से प्रतिदिन 300 से कम मौतें दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर पिछले 5.87% से घटकर 1.97% रह गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कुल कोविड मरीजों में से अब केवल 44% अस्पतालों में हैं। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम पहली बार आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि हालांकि हमारे पास 2.5 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं, इनमें से केवल 44% मामले ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम से ग्रसित हैं, एंड दैट इज व्हाई दे नीड रेगुलर मेडिकल केयर। But 56% cases are those which are very mild or asymptomatic cases and are in home isolation. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रति 10 लाख आबादी में भारत में संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे कम में से एक है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी में लगभग 7,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि अन्य देशों में ये 20,000 से भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर उपचाराधीन मरीजों और मौतों की संख्या सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी में 167 मरीज हैं और 108 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं और करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में GMSD नाम के 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर हैं। इनमें बड़ी संख्या में टीकों का भंडारण किया गया है, जिसे ये आगे वितरित करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को स्वयं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री भूषण ने बताया कि पूर्वाभ्यास के आधार पर सरकार 10 दिनों के भीतर आपात स्थिति में कोविड-19 के लिए वैक्सीन उपलब्ध करने के लिए तैयार है। EUA के 10 दिन के भीतर, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी टीके के समान ही कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों की श्रृंखला जारी की है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियों के सिलसिले में जिला स्तर के पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में आज ड्राई रन चलाया गया। आज कुछ जनपदों में 6 से अधिक स्थानों पर भी ड्राई रन किया गया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन करने में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का जो क्रम तय किया है उसी क्रम में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन के क्रम को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कोविड वैक्सीन भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही चरणबद्ध तरीके से लोगों को लगाई जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का निरीक्षण किया। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले घटकर 12,386 रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित 771 नए मरीजों का पता चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में
इस महीने की 8 तारीख को कोविड टीकाकरण का एक और पूर्वाभ्यास किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस वैक्सीन के वास्तविक टीकाकरण से पहले कोई खामी न रह जाए। एक रिपोर्ट। राज्य में टीकाकरण प्रक्रिया के शुरू होने से पहले शीतगार तथा आपूर्ति सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि करीब 8 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का नाम कोविन ऐप पर पंजीकृत किया जा चुका है। श्री टोपे ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन निःशुल्क प्राप्त होगी, उसी तरह केंद्र सरकार को निचले, कमजोर और गरीब लोगों के लिए भी टीकाकरण मुफ्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं यूके और भारत के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए अधिक परीक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि नवंबर से लेकर अब तक करीब 5000 लोग यूके से मुंबई आए हैं, जिसमें से 8 यात्री ब्रिटेन में पाए गए अग्रसर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी रोगियों की प्रकृति अब स्थिर है और वह संस्थागत संगरोध में है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए पीएम केयर्स फंड से 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। ये संयंत्र देश के विभिन्न अस्पतालों में खोले जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपए संयंत्र तैयार करने तथा सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर के प्रबंधन और 64 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए दिए जा रहे हैं। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ये जानकारी दी। वे मुंबई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी। केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ानों की समीक्षा हालात को देखते हुए की जाएगी। समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि भारत सरकार ब्रिटेन में कोविड संक्रमण पर नजर रखे हुए है और इसे ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं को सप्ताह में 60 से घटाकर 30 कर दिया गया है। केरल में बड़ी संख्या में घरेलू पक्षियों के H5N8 वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। ये वायरस अलपुझा और कोट्टायम जिले में मिला है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियां और अन्य घरेलू मुर्गे को पकड़ने का भी आदेश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की इस महीने के अंत में होने वाली भारत यात्रा स्थगित कर दी गई है। श्री जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ब्रिटेन में महामारी की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने भारत आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए खेद प्रकट किया। श्री जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति है और नए प्रकार का कोरोना वायरस जिस गति से फैल रहा है, उसे देखते हुए इस समय उनका अपने देश में ही रहना आवश्यक है। इससे वो देश के भीतर वायरस की स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता तथा भारत ब्रिटेन के बीच निकट सहयोग जारी रखने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि वो G7 शिखर सम्मेलन से पहले तथा 2021 की पहली छमाही के दौरान भारत की यात्रा करने की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार देश के खिलौना उद्योग को पूरी तरह से स्वदेशी रूप देना चाहती है। इसी पहल के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा कपड़ा और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में टॉयकैथॉन 2021 का शुभारंभ किया। टॉयकैथॉन का उद्देश्य देश में ऐसे खिलौने के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हों और बच्चों में सकारात्मक व्यवहार विकसित कर सकें। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। श्री निशंक ने कहा कि इस तरह के खिलौने बच्चों में भारतीय ज्ञान, संस्कृति और विज्ञान को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
स्वदेशी खिलौने में जो भारत की विरासत और सांस्कृतिक संदर्भ है, जिसमें बच्चों को सीखने के साथ कुछ ऐसी भी चीज, गर्व की भावना उसमें समाहित हो सके, ये खिलौने इसलिए उनको जानकारी हो सकी DRDO के बारे में, DEA के बारे में, IIITs, आईसर, NITs, जितने भी राष्ट्र नायकों के बारे में, छत्रपति शिवाजी हो, राणा हो, झांसी की रानी हो, सरदार पटेल हो, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता हो, आर्यभट्ट हो, तमाम वो लोग हमारे सामने हैं जिन्होंने पूरे विश्व के लिए कुछ दे करके, उनके आधार पर ये भारत केंद्रित विज्ञान और ज्ञान के साथ किस तरीके से उन खिलौनों के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पहली बार होगा जब स्कूली बच्चे अभिनव सोच के साथ नए तरह के खिलौने डिजाइन करेंगे। Atmanirbhar Bharat with regards to this segment of toy manufacturing. It is $100 billion international toy market in which India finds a space of our indigenous market to the value of $1.5 billion. We are growing at the rate of 15% per year, but this growth should bear positive fruits and results for our industry, and that is why today the Ministry of Education has my gratitude, because we are reaching out through this Toykathon for the first time to students and faculty members across the country in all schools, colleges, universities. टॉयकैथॉन में नए डिजाइन के खिलौने बनाने में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जो किफायती होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और सुरक्षित हैं। टॉयकैथॉन का आयोजन 23 से 25 फरवरी तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 2 श्रेणियां होंगी। एक ऑनलाइन खिलौना बनाने की प्रतियोगिता होगी, जबकि दूसरी वास्तविक रूप में खिलौना बनाने की होगी। इसमें 9 विभिन्न विषयों के तहत खिलौने बनाए जाने के लिए जूनियर, सीनियर, स्टार्टअप्स और पेशेवर स्तर पर प्रतियोगी भाग ले सकेंगे। टॉयकैथॉन 6 मंत्रालयों की सामूहिक पहल है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों के समग्र विकास में मदद मिलेगी। हमारा प्राथमिक शिक्षा 10+2 को खत्म कर दिया है। 5+3+3+4 लाई है। 5 को भी 2 भागों में बांटा है। पहले 3 वर्ष आंगनबाड़ी और 2 वर्ष फिर प्री स्कूल में किया है। 3 वर्ष जो बच्चा होगा उसमें सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे में सबसे ज्यादा मस्तिष्क का विकास होता है, तो हम उसका भी लाभ लेना चाहते हैं और अपनी मातृभाषा में ही वो सीखे, आगे अध्ययन करे। डॉक्टर निशंक का पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मुंबई में तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में सुबह कोहरा या धुंध छाई रहेगी, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। तापमान 17 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री कम और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। लेह में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। गिलगित में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान 4 और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। रेलवे ने मीडिया में आई रेल यात्री किराए में बढ़ोतरी की खबरों को खारिज कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि ऐसी खबरों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और यात्री किराए बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। रेलवे ने मीडिया से ऐसी निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का आग्रह किया है। पश्चिमी बंगाल के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने ममता बनर्जी की मंत्रिपरिषद से आज इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पूर्व क्रिकेटर शुक्ला ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हावड़ा जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2016 में हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट से जीते थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हुई। ब्रिटेन में कोविड महामारी की निगरानी के मद्देनजर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा स्थगित की और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकैथॉन 2021 आरंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।